नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। और आप देख रहे हैं हाई रैंक प्लस एकेडमी को। मेरा नाम है योगेश और आज हमने बाल मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे प्लीज़ वीडियो में अटेंशन चाहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेंगे। देखिए पहला सवाल है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक में कौन कौन से हैं, ये आपकी ठीक है, ये आपके आनुवंशिक होते हैं। और बाह्य कारक क्या होता है, आपका पर्यावरणीय कारक होता है। ठीक है, बाह्य कारक क्या होता है, पर्यावरणीय कारक होता है। और आंतरिक कारक क्या होता है, आनुवंशिक कारक होता है। ठीक है, तो बाल विकास को दो कारक बहुत ही प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आगे सब बहुत महत्वपूर्ण सवालों को इसमें लिया गया है। ठीक है, आगे सब महत्वपूर्ण सवालों को इसमें लिया गया है। आपका वीडियो में अटेंशन चाहूँगा। ठीक है, आपका वीडियो में अटेंशन चाहूँगा और ये प्रैक्टिस सेट है, और ताकि आपका अच्छे से प्रयास अभ्यास हो और आपके एक अच्छी रैंक बन सके। कहाँ, हाई रैंक प्लस पर। नेक्स्ट है, बालक व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए किन मौलिक तथ्यों की जानकारी शिक्षकों को होना अति आवश्यक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए किन मौलिक तथ्यों की जानकारी शिक्षकों को होना अति आवश्यक है। बच्चों के विचारों की, बच्चों की गतिविधियों की, बच्चों के व्यवहार की, बच्चों के नैतिक और आचरण की। एक अच्छे अध्यापक को हर बालक के, ठीक है, हर बालक के नैतिक आचरण, ठीक है, नैतिक आचरण एवं व्यवहार की सही जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, इससे बच्चे के अधिगम को बढ़ाने में एक शिक्षक को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित होती है। देखिए, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण पद्धति है वो खेल के माध्यम से ही होनी चाहिए। ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है यही पूछा गया है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का आधारित होनी चाहिए। ठीक है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये, क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। ये निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या है, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र की कौन से विधा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करती है। ठीक है, व्यवहार मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या सामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या है, मदद करता है। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापन के विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है। अध्यापन का विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है, तो ये शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चे के हाव भाव, नैतिक विकास, नैतिक व्यवहार का अध्ययन करता है जिससे उसे अधिगम में सहायता मिलती है। अभिवृत्ति क्या है, ठीक है, अभिवृत्ति क्या है, तो देखिए अभिवृत्ति भावात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, सिर्फ एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो हर बच्चे में विद्यमान रहती है। ठीक है, जो हर बालक में विद्यमान रहती है। ठीक है, तो अभिवृत्ति क्या है,
भावात्मक प्रवृत्ति। ठीक है। बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होनी चाहिए? है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? सर से पैर होने चाहिए, शरीर के मध्य से बाहर की ओर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर से पैर की तरफ होनी चाहिए और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बालक की शरीर की क्रियात्मक विकास की दशा शरीर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में अभिरुचियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ना, बालक की। ठीक है, बालक की अभिरुचियों एवं समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चे। बालकों के विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? बालकों के विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा क्षेत्र में मध्य में किसका स्थान होता है? देखिए, बाल मनोविज्ञान के शिक्षा क्षेत्र में मध्य में बालक का ही स्थान होता है। ठीक है, मध्य में किसका स्थान होता है? मध्य में बालक का ही स्थान होता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में शिक्षा क्षेत्र में किसका स्थान होता है? मध्य में बालक का ही स्थान होता है। ठीक है ना, एक तरफ शिक्षक हो जाएगा आपका और एक तरफ क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? मध्य में बालक का ही स्थान होता है। ठीक है बच्चे। अनुवांशिकता एवं वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? तो अनुवांशिकता एवं वातावरण में बच्चों कैसा संबंध पाया जाता है? अनुवांशिकता और वातावरण में सह संबंध पाया जाता है ना। अनुवांशिकता और वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? ठीक है, अनुवांशिकता और सह संबंध में कैसा संबंध पाया जाता है बच्चों? सह संबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? हैं? बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? तो बालकों की बुद्धिमत्ता अनुवांशिकता एवं वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चे, बालकों की बुद्धिमत्ता अनुवांशिकता एवं वातावरण पर निर्भर करती है। बच्चे का अनुवांशिक गुण, ठीक है, बच्चे का अनुवांशिक गुण जैसा होगा, बच्चे का अनुवांशिक गुण जैसा होगा वैसे क्या है? बच्चे में क्रियात्मकता अधिक होती है। ठीक है, दिमागी स्तर पर आईक्यू लेवल वैसा ही अच्छा होता है। ठीक है, और हमारा वातावरण जब अच्छा होता है, आसपास का बालक के आसपास का जो वातावरण है काफ़ी फ्रेंडली होता है, एजुकेशन से लेस होता है। ठीक है, एजुकेशन फुल होता है, सॉरी, एजुकेशन से फुल होता है, तो बच्चे का, तो ये बच्चे की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से एक 10 साल का बालक ग्रामीण परिवेश में रह रहा है और एक शहरी परिवेश में रह रहा है। ठीक है, तो दोनों की जो बुद्धिमत्ता है उस पर फर्क आएगा। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ यहाँ वातावरणीय कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का अर्थ यहाँ सिर्फ वातावरणीय प्रवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। ठीक है बच्चे। बालकों के मानसिक विकास पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? बालकों के मानसिक विकास पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बालकों के मानसिक विकास पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है बच्चा पार्टी, वंशानुक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि वंशानुक्रम जो होता है बच्चे में माता पिता से प्राप्त होते हैं। अगर बच्चे के माता पिता अच्छी हेरिडिटी के हैं, अच्छे आनुवंशिक गुणों के हैं, ठीक है, अच्छे आनुवंशिक गुणों के हैं, अच्छे आनुवंशिक गुणों के हैं, तो बालक में भी अच्छे गुण पैदा होते हैं। ठीक है। सामाजिक विकास में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सामाजिकरण में, है ना, सामाजिकरण में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये परिवार की होती है, समाज की होती है और समुदाय की होती है। ठीक है, ये सब मिलकर बच्चे को क्या है? सामाजिकरण सिखाते हैं। ठीक है, क्या सिखाते हैं? सामाजिकरण सिखाते हैं। ठीक है, ये बच्चे को क्या सिखाते हैं? सामाजिकरण कहते सिखाते हैं। ठीक है बच्चे।
सामाजिकरण के अभिकर्ता के रूप में कौन शामिल होता है? सामाजिकरण के अभिकर्ता के रूप में कौन शामिल होता है? ठीक है, तो कौन शामिल होता है सामाजिकरण के अभिकर्ता के रूप में? देखिए, शिक्षक भी सामाजिकरण की भूमिका में अपना निर्वाह करता है, और समुदाय, हमने जैसे कि पिछले सवाल में पढ़ा था, ये भी करता है, और धर्म क्या है, ये भी करता है। ठीक है, समाज के बीच में रहकर, ठीक है, सामाजिकरण क्या होता है? समाज के बीच में रहकर, ठीक है, जिन गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, ठीक है, जिन गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, वही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है बच्चे, समाज में रहकर जिन गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, बच्चे में विकास होता है, वही क्या होता है? सामाजिकरण कहलाता है। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति सामाजिकरण की किस अवस्था में शुरू होती है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे में आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति सामाजिकरण की किस अवस्था में शुरू होती है ना? बताइए किस अवस्था में शुरू होती है? ये आपने ज़रूर मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि बच्चों में जो आक्रामकता उत्पन्न हो गई है, बच्चे में बच्चा गुस्सैल स्वभाव का है ना, बच्चे में तनाव है, तूफान है, इस तरह की अवस्था आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, है ना? तो ये कौन सी ऐसी अवस्था होती है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा जो आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति है, सामाजिक मूल्यों को नहीं समझता है? ठीक है, बताइए, तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या है, और ये जो पूर्व बाल्यावस्था बच्चे की होती है, 3 से 6 ईयर की होती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की होती है, और जबकि किशोरावस्था जो होती है वो कौन सी होती है? वो 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। ठीक है, कौन सी होती है? 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है। तो बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति सामाजिकरण की किस अवस्था में होती है? पूर्व बाल्यावस्था में होती है। यानी कि 3 से 6 वर्ष में बच्चा सामाजिकरण की कुछ ना कुछ विधाएं सीखने लग जाता है। आक्रामकता की प्रवृत्ति, झगड़े की प्रवृत्ति, गुस्सा, जिद करना, ठीक है, तो ये है पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है बच्चे, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस में होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस में होता है? तो बच्चे ये किशोर अवस्था में होता है, और किशोर अवस्था जो होती है हमारी 12 से 18 वर्ष की होती है। इसी अवस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा ज़्यादा समस्या से ग्रस्त रहता है, ठीक है, सही से फैसले नहीं ले पाता है, उसके अंदर कल्पनाओं की अधिकता होती है, ठीक है, और शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। तो इसलिए क्या होता है, बच्चे में तनाव होता है, तूफान होता है, उसकी स्वयं की जो समस्या पैदा हुई है उनका सही से जो निवारण है उसके पास नहीं होता है। ठीक है, उसके पास नहीं होता है, इसलिए बच्चा चंचल प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? बच्चा चंचल प्रवृत्ति का होता है। विद्यार्थियों का विद्यालयों में खेलना क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्यों आवश्यक है? विद्यार्थियों का विद्यालयों में खेलना, विद्यार्थियों का, ठीक है, ये विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना, विद्यार्थियों का विद्यालयों में खेलना क्यों आवश्यक है? ठीक है, विद्यार्थियों का विद्यालयों में खेलना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो बताइए क्यों आवश्यक है? बालकों में सहयोग एवं आत्मसमरण की होती है, बालकों में समर्पण एवं सहचार्य की होती है, बालकों में सहयोग एवं संतुलन होता है, बालकों में सृजनात्मकता होती है? बताइए क्यों आवश्यक है? आप एक अध्यापक, भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि अब तो प्ले स्कूल वगैरह हैं और बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छे विद्यालय हैं जिसमें खेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाता है। तो विद्यार्थियों में खेलने की आवश्यकता क्यों सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है? ठीक है,
तो ये बच्चे में क्या करता है, बच्चे में सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। बच्चे में क्या करता है, सहयोग लाता है और क्या लाता है, संतुलन लाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, खेल विद्यालय में, ठीक है, क्या लाता है, सहयोग और संतुलन लाता है। ठीक है बच्चे। अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा होता है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार, समुदाय, पड़ोस, ये सभी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। ठीक है, क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है ना। अनौपचारिक क्या है, शिक्षा के साधन है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, किताबी ज्ञान से अलग। ठीक है, क्या किताबी ज्ञान से अलग, जो हमें समाज से मिलती है, परिवार से मिलती है, समुदाय पड़ोस से मिलती है, वातावरण से मिलती है, वही क्या है, वही अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, वही क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है बच्चे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसी विद्यार्थी की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है तो वो उस बच्चे की आज्ञाकारिता होती है। ठीक है, किसी बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आज्ञाकारिता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे में आज्ञाकारिता है, ठीक है, तो उस बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वही है। ठीक है, किसी बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आज्ञाकारिता है। ठीक है बच्चे। बालकों के मनोविज्ञान के संबंध में खेल को क्या कहा जाता है? बालकों के मनोविज्ञान के संबंध में खेल को क्या कहा जाता है ना। तो क्या कहा जाता है, रचनात्मकता कहा जाता है। बालकों के खेल से बच्चों में क्या आती है, रचनात्मकता आती है। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता आती है बच्चों में। ठीक है, तो बालकों के मनोविज्ञान के खेल के उसके संबंध में खेल को कहा जाता है रचनात्मकता। ठीक है, बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास सामाजिकरण की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास सामाजिकरण की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? ठीक है, बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चों को देखते हैं, है ना, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खेलने की प्रयास करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है, ये हमारी बाल्यकाल की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, बाल्यकाल की अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 से 6 वर्ष है, कहीं पे 3 से 5 वर्ष है। ठीक है, तो क्या अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष की होती है। आपकी शैशव अवस्था जो होती है वो 0 से 15 दिन की होती है। ठीक है, शैशव अवस्था, इन्फेंसी, इन्फेंसी आपकी शैशवावस्था जो होती है 0 से 15 दिन की होती है। और आपकी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। बाल्यकाल आपका 3 से 6, कहीं कहीं किताबों में 3 से 5 भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की कैसी संस्था है? सार्वजनिक जो पुस्तकालय है यानी कि खुली, ठीक है, खुली पुस्तकालय जो सभी के लिए उपलब्ध है समाज में। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की कैसी अवस्था है? बताइए कैसी अवस्थाएं होती हैं, थोड़ा सा जोर दीजिए। तो ये कैसी अवस्थाएं होती हैं, निष्क्रिय अवस्थाएं होती हैं। इनसे बच्चे को केवल किताबी ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जो समाज का ज्ञान होता है, जो सामाजिक ज्ञान होता है, वो कहाँ से मिलता है, अनौपचारिक शिक्षा से। ठीक है, कहाँ से मिलता है, अनौपचारिक शिक्षा से प्राप्त होता है बच्चे को सामाजिक ज्ञान, है ना। तो ये क्या है, एक निष्क्रिय संस्था। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, एक निष्क्रिय संस्था है। ठीक है, यहाँ से बच्चे का सामाजिक विकास नहीं होता है, सामाजिकरण बच्चे का नहीं आता है सार्वजनिक पुस्तकालयों में। ठीक है, बच्चा केवल किताबी ज्ञान सीखता है, सामाजिकरण नहीं सीखता है। रेस्पेक्ट, दूसरे का हाव भाव, आल चलन, समझ में कैसे रहना, उतार चढ़ाव, आवेग, संवेग, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चा नहीं समझ पाएगा जब किस किताबी और पुस्तकीय ज्ञान को पढ़ेगा। ये उसे समाज, आस पड़ोस, वातावरण से ही आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सामाजिक पुस्तकालय क्या है, एक निष्क्रिय संस्था है। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख लाभ कौन से हैं? बाल मनोविज्ञान, देखिए हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? ठीक है, प्रमुख लाभ क्या हैं, यही यही सारा तो ध्येय है हमारा, है ना। यही तो सारा ध्येय है कि हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, किसके लिए पढ़ रहे हैं,
बालकों के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस लिए पढ़ रहे हैं? बालकों के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। और इसे भी क्या है, बालकों की व्यक्तित्व को समझना है, हमको क्या करना है, बालकों के भविष्य की जानकारी को प्राप्त करना है। जब बच्चे का व्यवहार पता चलेगा, है ना, जब बच्चे का व्यवहार पता चलेगा, बच्चे का व्यक्तित्व पता चलेगा, तो उससे क्या पता चलेगा, बच्चे का भविष्य भी पता चलेगा। बालकों की शैक्षिक समस्या, ठीक है, बालकों की शैक्षिक समस्या का समाधान हमें इसमें किस में करना है, बाल मनोविज्ञान से करना है। दोस्तों ये आपके 25 MCQ यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप चैनल में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और अपना सुझाव अवश्य ही दें, ठीक है, अपना सुझाव ज़रूर दें, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।